पैलाग सिमनिया नमस्कार हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तराखंड की प्रमुख पुरा प्रजातियों के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम उत्तराखंड इतिहास का आद्य ऐतिहासिक काल देख रहे थे और हमने पिछली वीडियो में पुरातात्विक स्रोतों को देख लिया था। तो पुरा प्रजातियों के बारे में देखने से पहले हम साहित्यिक स्रोत यानी कि पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड का कैसे जिक्र है ये देख लेते हैं। वैसे ये टॉपिक से प्री एग्ज़ाम में कुछ खास क्वेश्चन आए हुए नहीं हैं, फिर भी हो सकता है मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो हमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट पता होना चाहिए। तो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो सबसे पहले वैदिक साहित्य में उत्तराखंड का जिक्र किस प्रकार है उसके बारे में देखते हैं। तो वेदों में हिमालय की तलहटी पर बसे गढ़वाल प्रांत का वर्णन मिलता है, परंतु कुमाऊँचल यानी कि कुमाऊँ का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र को हेमवंत, देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ऋग्वेद से हमें ये पता चलता है कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन मध्य हिमालय क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड में हो चुका था। जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो 5 जनों या 5 जातियों में विभाजित थे, जिनमें कि पुरु, यदु, अनु, तिरहुसु और तिरत्सु नाम के 5 जन थे। और उत्तराखंड में शासन करने वाला जो जन था वो था तिरत्सु जन। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम उसी नगर भी मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुए हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथों में ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड क्षेत्र को उत्तर कुरु प्रदेश कहा गया है, जबकि अगर हम इंडियन हिस्ट्री देखेंगे उसमें एक कुरु क्षेत्र आता है, कुरु जनपद आता है। कुरु जनपद 2 पार्ट में डिवाइड था, उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु। उत्तर कुरु उत्तराखंड के लिए हो गया और दक्षिण कुरु आज का मेरठ और हस्तिनापुर हो गया। ऐसे ही कौशितकी ब्राह्मण में वाक्य देवी यानी कि सरस्वती देवी के बद्री आश्रम में निवास का उल्लेख मिलता है। तो ये 2 पॉइंट हमारे ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड हो गए। ऐसे ही अगर हम पुराणों में देखेंगे तो पुराणों में स्कंद पुराण में जो हिमालय क्षेत्र है उसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और जालंधर। तो स्कंद पुराण के केदारखंड और मानसखंड का संयुक्त क्षेत्र उत्तराखंड कहलाता है। केदारखंड को गढ़वाल रीजन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि मानसखंड को कुमाऊँ रीजन के लिए यूज़। तो अगर हम केदारखंड देखेंगे तो केदारखंड के अनुसार गढ़वाल की सीमाओं का विस्तार हरिद्वार को वहाँ पे माया क्षेत्र या गंगा द्वार कहा गया है। हरिद्वार से श्वेत पर्वत यानी कि हिमालय तक और तमसा जो कि टोंस नदी को बोलते हैं से लेके बोधांचल यानी कि नंदा देवी पर्वत तक बताया गया है। ये केदारखंड के बारे में बोला गया है। तो कहाँ से? गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार से लेके हिमालय तक का क्षेत्र और टॉन्स से लेके नंदा देवी पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोला गया है केदारखंड यानी कि गढ़वाल क्षेत्र हो गया। केदारखंड में ध्रुव, सगर, दिलीप, भगीरथ, प्रहलाद, कुबेर, अर्जुन, शिव, विश्वामित्र और भारद्वाज जैसे आदि महापुरुषों या ऋषि मुनियों ने केदारखंड में तपस्या की थी। ऐसे ही व्यास जी ने बद्रिका आश्रम में षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना की थी और देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समस्त पापों का विनाशक कहा गया है। अब हम देखते हैं मानसखंड में क्या बताया गया है। तो मानसखंड में कुमाऊँ की महिमा का वर्णन है। कांतेश्वर पर्वत जो कि कछुए की पीठ के आकार का है और इसी पर्वत पर भगवान विष्णु का कच्छ अवतार या कुर्मा अवतार हुआ था। मतलब इस पर्वत में उन्होंने कछुए के रूप में अवतार लिया था। और भगवान शिव ने जागेश्वर में तपस्या की थी जहां कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट है जिनका जिक्र पुराणों में यानी कि स्कंद पुराण में किया गया है। इसी प्रकार अगर हम महाकाव्य देखेंगे, महाकाव्य में महाभारत और रामायण देखेंगे तो उत्तराखंड को महाभारत काल में उत्तर कुरु क्षेत्र के अंतर्गत बताया गया है और गढ़वाल, कुमाऊँ और इसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर कुरु का ही अंग बताया गया था। युधिष्ठिर के यज्ञ में उत्तर कुरु से गंगाजल, पुष्प, औषधियाँ, मधु यानी कि शहद और पिपलिका स्वर्ण भेद आए थे। पिपलिका स्वर्ण भेद जैसे नदियों में जो रेत होती है उससे छान करके जो हमें स्वर्ण मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, उसी को पिपलिका स्वर्ण बोला जाता है। तो ये गिफ्ट तब के उत्तराखंड के लोगों ने या राजाओं ने युधिष्ठिर के यज्ञ में भेजे थे। पांडवों ने बद्रीनाथ, कैलाश, गंधमादन, नर नारायण पर्वत आदि तीर्थों की यात्रा की थी। महाभारत के वन पर्व में पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख मिलता है।
तब यहाँ पुलिंद यानी कि कुड़िंद एवं किरात जातियों का शासन हुआ करता था। इस क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जातियाँ थी किरात, खश, तंगड़, जागुड़ और भी कई जातियाँ इस क्षेत्र में निवास करती थी। महाभारत के आदि पर्व में अर्जुन का विवाह नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी से गंगाद्वार यानी कि हरिद्वार में हुआ था, जो कि नागों की राजधानी हुआ करती थी। नागों की राजधानी गंगाद्वार यानी कि हरिद्वार हुआ करती थी। पांडवों ने वनवास से लौटते समय सुबाहुपुर, जिसे कि आज का श्रीनगर बोलते हैं, में विश्राम किया था। और महाभारत में उत्तराखंड की जो राजनीतिक इकाइयाँ थीं उनमें सबसे पहले गंगाद्वार हरिद्वार, जो कि नागराज कौरव्य के नियंत्रण में था। इसी प्रकार कुड़िंद जनपद जो कि राजा सुबाहु का राज्य था और सतलज से लेके अलकनंदा नदी तक फैला हुआ था। ऐसे ही बाणासुर का जो राज्य था मंदाकिनी के उत्तरी भाग में स्थित था। महाभारत में कुड़िंद राजा सुबाहु का कौरवों और तोमरों से युद्ध का भी उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार महाभारत में हमें 4 प्रमुख आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कवर्णा आश्रम, बद्रिका आश्रम, भारद्वाज आश्रम और शूका आश्रम। ये संभवतः उस समय के वेद विद्या केंद्र रहे होंगे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि महाभारत काल में उत्तराखंड यानी कि उत्तर कुरु धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र था। महाभारत के अलावा रामायण में भी हमें उत्तराखंड के बारे में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे रामायण से रिलेटेड एक पॉइंट है। रामायण के बालकांड में कौशिकी नदी यानी कोसी नदी के तट पर विश्वामित्र के आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो उत्तराखंड से रिलेटेड हमें पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं। इसी प्रकार और भी जानकारी हमें पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड से रिलेटेड मिलते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख कैसे किया गया है उसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखा। इसके अलावा आप 1-2 पॉइंट और नोट करिए कि जो आद्य ऐतिहासिक काल का मानव था, ऐसा माना जाता है कि वो नगर बसाकर रहने लगा था। इसका प्रमाण या इसका साक्ष्य हमें गोपीशाण यानी कि काशीपुर से हमें 2600 बीसी की ईंटें प्राप्त हुई हैं। तो इस आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आद्य ऐतिहासिक काल का मानव नगर बसाकर रहने लगा होगा। ऐसे ही साक्ष्य हमें कालसी से भी मिले हैं, जो कि देहरादून में है, और ऐसा माना जाता है वहाँ पे एक प्राचीन काल में व्यापारिक नगर रहा होगा। तो ये हमने उत्तराखंड इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से रिलेटेड पुरातात्विक साक्ष्यों और साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं उत्तराखंड की प्रमुख पुरा प्रजातियों के बारे में, यानी कि एंशिएंट ट्राइब के बारे में। यहाँ पे एक श्लोक लिखा गया है जो कि महाभारत के वन पर्व के अध्याय 140 से लिया गया है। इसी प्रकार महाभारत में और भी श्लोक मिलते हैं जिनमें हमें प्रत्यक्ष रूप से यहाँ निवास करने वाली जनजातियों के बारे में पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे किरात, तंगड़, पुलिंद लिखा है, जिनको हम आगे अगली क्लास में देखेंगे कुड़िंद के बारे में। उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों में से जो मुख्य रूप से हैं, सबसे पहले कोल, फिर किरात आ जाएंगे, उसके बाद खस, इसी के बाद शक बोलो, या जो राहुल सांकेतान है वो खस को ही शक मानते हैं। इसी प्रकार भोटिया जनजाति भी हो जाएगी, जो कि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों की घुमंतू जनजाति थी। तो इनके बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम कोल जनजाति के बारे में देख रहे हैं। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कोल प्रजाति को उत्तराखंड की सबसे पुरानी या प्राचीन प्रजाति मानते हैं, और कोल प्रजाति शारीरिक रूप से आर्यों के विपरीत हुआ करती थी। अगर हम कोल प्रजाति के ऐतिहासिक उल्लेख की बात करेंगे तो प्राचीन ग्रंथों में कोलों का उल्लेख मुंड और सबर के रूप में मिलता है। तो कोलों को मुंड भी बोला जाता है और सबर भी बोला जाता है। और उत्तराखंड की कुछ जातियों को कोलों का वंशज ही माना जाता है, जैसे कि उत्तराखंड की निम्न जातियां, यानी कि जो उत्तराखंड की शेड्यूल कास्ट हैं वो कोलों के वंशज ही माने जाते हैं। अगर इनकी शारीरिक विशेषता देखेंगे तो इनका जो कद हुआ करता था वो छोटा हुआ करता था, नाटा कद हुआ करता था, रंग काला हुआ करता था और नाक चपटी हुआ करती थी, मोटे होंठ होते थे और घुंघराले बाल हुआ करते थे। तो ये इनकी शारीरिक विशेषता हो गई। अगर इनकी व्यवसाय की बात करें तो मुख्य रूप से ये कृषि पर निर्भर थे। नदी, पहाड़ों और घाटियों में खेत बना करके ये खेती किया करते थे। और अगर धार्मिक आस्था या परंपरा की बात करें तो प्रकृति, देवी देवताओं और वृक्षों की ये पूजा किया करते थे। नाग की पूजा और लिंग पूजा में विश्वास करते थे। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जागर तथा पशु बलि का प्रचलन हुआ करता था।
और ये लोग कुमार कुमारी प्रथा का पालन करते थे। ऐसा माना जाता है कि कोल पहले से ही उत्तराखंड में रह रहे थे और जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहाँ पे भोटिया लोग रह रहे थे। तो जैसे ही किरात आते हैं वो कोलों को अपना सेवक बना लेते हैं और कुछ कोल भोटियांतिक क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इसीलिए कुमार कुमारी प्रथा में भोटियांतिक प्रभाव भी दिखाई देता है। अब ये प्रथा क्या होती थी, मैक्सिमम बुक्स में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और अगर कोल जनजाति के मृत्यु संस्कार या विश्वासों की बात करें तो ये मृतकों को खुले में छोड़ना और बाद में अस्थियों को एकत्र करते थे। तो मृतकों को खुले में छोड़ने की जो ये तरीके हैं ये सेम हड़प्पा सभ्यता के निवासियों की तरह है। तो ऐसा भी माना जाता है कि कोलों का संपर्क हड़प्पा सभ्यता के निवासियों से रहा होगा और साथ ही साथ ये भूत प्रेत, झाड़ फूक और जादू टोना में भी विश्वास करते थे। अगर इनका वर्तमान प्रभाव देखा जाए तो आज भी उत्तराखंड की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में कोल प्रजाति का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे कि उत्तराखंड में देवी देवताओं की पूजा, जागर, पशु बलि या कुछ अंधविश्वास इन्हीं से जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड के गांवों, नदियों, भाषाओं जिनमें गढ़वाली और कुमाऊनी में कोल भाषा का प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो ये हमने देखा कोल प्रजाति के बारे में। अब हम देखते हैं किरात प्रजाति के बारे में। तो किरात जनजाति को जॉर्ज ग्रियर्सन उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति मानते हैं, प्राचीन प्रजाति मानते हैं। तो हमने देखा था शिव प्रसाद डबराल कोल को उत्तराखंड की प्राचीनतम जनजाति मानते हैं, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन किरात को सबसे प्राचीन जनजाति मानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अन्य नाम किरात जनजाति के कीर है, किन्नर, किरपुरुष और किरात जनजाति को पौराणिक ग्रंथों में भिल्ल भी कहा गया है। और किरात जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण के साथ साथ महाभारत में भी मिलता है और टॉलमी ने इन्हें गंगा क्षेत्र का निवासी कहा है। इसी प्रकार हमें कुछ और ग्रंथों के नाम याद रखने हैं जिनमें किरातों का वर्णन है। हो सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, या हो सकता है ये भी पूछ सकता है कि इस ग्रंथ के लेखक कौन है। तो महाभारत के सभा पर्व में, वन पर्व में, भीष्म पर्व में किरातों का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार कालिदास द्वारा रचित रघुवंश के अध्याय 4 में किरातों का वर्णन मिलता है। ऐसी मत्स्य पुराण, मार्कंडे पुराण जो कि हमने ऊपर देखा था, कादम्बरी जिसे वाणभट्ट ने लिखा है, इसमें भी उत्तराखंड में निवास करने वाली किरात जनजाति का वर्णन मिलता है। ऐसी ही बृहत संहिता जिसे बारामहीर ने लिखा था, उसके अध्याय 4 में किरात जनजाति का उल्लेख मिलता है। काव्य मीमांसा जिसके लेखक हैं राजशेखर, इसमें भी किरात जाति के शौर्य और सुंदरता की प्रशंसा की गई है। मैगस्थनीज भी अपनी रचना में किरात जाति का उल्लेख करते हैं। तो अगर मैगस्थनी का टाइम पीरियड देखा जाए तो लगभग 400 BC हो जाएगा। तो ये कुछ ग्रंथ हैं जिनमें किरात जनजाति का उल्लेख किया गया है। तो स्कंद पुराण के केदारखंड में भिल्ल के रूप में इन्हें वर्णित किया गया है, जो कि हमने ऊपर देखा था। तो किरातों को भिल्ल भी बोलते हैं। किरातों ने कोलों को हराकर उनके क्षेत्र में अधिकार कर लिया था। जैसे हमने देखा था ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में भोटिया लोग रह रहे थे और नीचे और जो घाटियाँ थी वहाँ पे कोल रह रहे थे। तो जब किरात आते हैं तो वो कोलों के क्षेत्र में अधिकार कर लेते हैं और कोल लोग या तो उनके सेवक बन जाते हैं या भोटियांतिक क्षेत्रों में चले जाते हैं। फिर बाद में क्या होगा, फिर खस आएंगे, तो उसके बाद जो किरात होंगे वो भी फिर भोटियांतिक क्षेत्रों में चले जाएंगे। तो खसों से किरात क्या होते हैं, पराजित होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कोलों को किसने पराजित किया, किरातों ने, और फिर किरातों को किसने पराजित किया, खसों ने। तो ये कहाँ चले जाते हैं, भोटियांतिक क्षेत्रों में चले जाते हैं। अगर इनकी शारीरिक विशेषता की बात की जाए तो किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना गया है। इनका जो मुख होता है वो चपटी होती है और चपटा माथा होता है और छोटी नाक होती है, और जो इनका कद होता है वो नाटा होता है और हष्ट पुष्ट शरीर होता है, मतलब कि बॉडी स्ट्रांग होती है। और इनका जो रंग होता है वो पीला और गेरुआ कलर का होता है और इनमें दाढ़ी मुच्छों की अल्पता होती है, मतलब इनकी दाढ़ी मुच्छें कम मात्रा में आती है। तो ये हमने देखा किरातों की शारीरिक विशेषता जो लगभग मंगोल प्रजाति से रिलेटेड है, या आज के भोटिया जनजातियों का संबंध भी हम किरातों से मान सकते हैं। अगर जीवन शैली और आजीविका की बात की जाए तो ये मूलतः भ्रमणकारी पशुपालक थे, मतलब ये घूमते रहते थे, घुमंतु टाइप के थे, ऋतुओं के अनुसार अपना आवास परिवर्तन करते। ऐसे ही भेड़ बकरियों का पालन करना, ऊन से इनकी आजीविका चलती थी और ये शिकार करने में माहिर थे और गुफाओं में निवास करते थे और गेहूं, जौ की खेती, मांस, मदिरा और शहद का सेवन किया करते थे
और हथियारों के तौर पे तीर, धनुष, लाठी और डंडे का उपयोग किया करते थे। अगर इनकी सामाजिक व्यवस्था देखी जाए तो किरातों में संयुक्त परिवार प्रणाली थी। सामाजिक प्रथा में लचीलापन हुआ करता था। ये देखा जा सकता है कि ये मामा और बुआ के बच्चों में इनमें विवाह की अनुमति थी। अगर किरातों की धार्मिक आस्था की बात की जाए तो ये बहुदेववाद को मानते थे और शिव को अपना प्रमुख देवता मानते थे। और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख किया गया है कि किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था और ये लोग भूत प्रेत, जादू टोने में विश्वास करते थे। अगर इनके सांस्कृतिक प्रभाव की बात की जाए, जो उत्तराखंड के स्थानीय नाम हैं जिनमें किरमाणा, किरमोला, किरखो आदि में इनका प्रभाव देखा जा सकता है। और जो अस्कोट की राजी जनजाति है वो किरातों के वंशज ही माने जाते हैं। तो ये हमने देखा किरातों के बारे में। अब हम देखते हैं खस जाति के बारे में। तो खस भी उत्तराखंड की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रजाति है। खसों ने उत्तराखंड में किरातों को हराकर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और जो पराजित किरात थे वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए थे, जहाँ पहले से ही हमने देखा था कोल निवास कर रहे थे, जिससे एक संयुक्त संस्कृति का विकास होता है। राहुल सांकेत्यान के अकॉर्डिंग खसों के आधिपत्य से पहले उत्तराखंड किरात भूमि हुआ करती थी। तो ये चीज़ हम इससे भी समझ सकते हैं कि पहले कोल आ गए, फिर किरात, फिर खस हो गए। तो खसों के बाद तो ये कह रहे हैं कि खसों से पहले किरात भूमि थी उत्तराखंड। ऐतिहासिक प्रमाण की बात की जाए तो खसों का उल्लेख हमें महाभारत, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, बृहत संहिता में मिलता है। टॉलमी, पिलनी और अल्बरूनी जैसे विदेशी लेखकों ने भी खसों का वर्णन किया है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने खसों को हराया था। खसों ने युधिष्ठिर के यज्ञ में बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। खसों ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के साथ दिया था। इसका मतलब वो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। अगर शारीरिक विशेषता देखी जाए खसों की तो ये लंबे चौड़े हुआ करते थे। इनका शरीर मजबूत हुआ करता था, लंबी नाक हुआ करती थी और गेरुआ रंग इनका हुआ करता था। इनकी जो दाढ़ी और मुच्छें थी वो भोटिया जनजाति या किरात जनजाति के विपरीत काफ़ी मात्रा में, मतलब कि अच्छी मात्रा में इनमें दाढ़ी मुच्छें हुआ करती थी। और यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखेंगे, जो खस लोग थे वो अपने को आर्यों से संबंधित मानते थे। अगर इनकी जीवन शैली और आजीविका देखी जाए तो खसों की आजीविका कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। खनिज, जड़ी बूटी, शहद, चमड़ा, पशु पक्षियों के व्यापार से ये आजीविका चलाते थे और बांस के घरों में रहा करते थे। और अगर इनकी सामाजिक प्रथाएं देखी जाए तो सबसे पहले घर जवाई प्रथा। घर जवाई प्रथा में क्या होता था, जो पति होता था उसको अपनी पत्नी के घर में रहना पड़ता था। और जेठो प्रथा हुआ करती थी। जेठो प्रथा में होता है कि जो भाई होंगे उनमें जो सबसे बड़ा भाई होगा उसको ज़्यादा संपत्ति मिलेगी, ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसे ही टेकुआ प्रथा, इस प्रथा में विधवा महिला को किसी नए पुरुष को अपने घर में रखने की अनुमति थी। ऐसे ही देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा में क्या होता था, किसी घर की जो सबसे बड़ी बेटी होती थी उसको मंदिर में दान देने की प्रथा थी। तो ये कुछ प्रथाएं हैं जो खसों से रिलेटेड हैं। और अगर धार्मिक आस्था की बात की जाए तो इनके जो देवता हुआ करते थे वो नरसिंह, नाग पूजा और भूत प्रेत और आत्माओं में ये विश्वास करते थे। ग्राम देवता की पूजा और पशु बलि का प्रचलन हुआ करता था। जागर की परंपरा का पालन करते थे। जागर की परंपरा का पालन कोल भी करते थे। और जो खस थे ये वीर योद्धा हुआ करते थे। महाभारत से लेकर मुगल काल तक खस अच्छे सैनिकों के रूप में जाने जाते हैं। वर्षों तक उत्तराखंड में खसों का शासन रहा। जो कत्यूरी राजा थे वो भी खसों के वंशज ही माने जाते हैं। तो वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में कोई भी जाति स्वयं को खस कहना पसंद नहीं करती। यहाँ के लोग खस या खसिया शब्द को निम्नता का प्रतीक मानते हैं। अब कुछ पॉइंट हम तंगड़ जाति के बारे में देखते हैं। महाभारत और पुराणों के अनुसार तंगड़ जाति हिमालय के कुड़िंद राज्य में निवास करती थी। तंगड़ मुख्य रूप से तिब्बत से सुहागा लाकर, सुहागा मतलब बोरेक्स लेके आके दक्षिण की मंडियों में बेचा करते थे, जैसा कि भोटिया लोग भी करते थे, जिससे इनके नाम का संबंध संस्कृत शब्द टंकड़, टंकड़ का मतलब होता है सुहागा या बोरेक्स से माना जाता है। मतलब कि इनका जो नाम तंगड़ पड़ा ये टंकड़ से पड़ा ऐसा माना गया है। तो तंगड़ों की तुलना आज के भोटियांटिकों से की गई है और वे उत्तराखंड के कत्यूर, दानपुर और पिंडर घाटियों में आज भी निवास करते हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट देखे तंगड़ जाति से। हो सकता है कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि भोटिया जनजाति को और क्या बोला जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे।
ऐसे ही हम यहाँ पे भोटिया जनजाति से रिलेटेड या सौका जनजाति से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो और पॉइंट होंगे वो जब हम उत्तराखंड की प्रेजेंट की जनजाति, जो 5 जनजाति हैं, 5 शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जब उनके बारे में देखेंगे तो हम भोटिया जनजाति के बारे में विस्तार से वहाँ देखेंगे। तो भोटिया या सौका प्रजाति को किरात प्रजाति से संबंधित माना जाता है। ये मंगोल प्रजाति के समान बिना दाढ़ी मूंछें, चपटी नाक, हष्टपुष्ट शरीर, छोटे कद के और गेरुआ रंग इनका हुआ करता था। तो भोटिया शब्द की उत्पत्ति भोट यानी तिब्बत से मानी जाती है, लेकिन वे स्वयं को सौका, तोलछा या मारछा कहलाना पसंद करते हैं। तो भोटिया लोग खुद को सौका, तोलछा और मारछा कहलाना पसंद करते हैं। तो भोटिया लोगों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। सौका और जोहारी जो गौरी गंगा नदी घाटी के भोटिया होते हैं उनसे बोला जाता है। दारमिया जो कि दारमा, ब्यास और चौदास घाटी, ये दोनों पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ के भोटियाओं को दारमा भोटिया बोल दिया। ऐसी धौली गंगा घाटी के तोलछा कहलाएंगे और विष्णु गंगा घाटी के मारछा और जाड़ भागीरथी घाटी के उत्तरकाशी में, और धौली गंगा घाटी, विष्णु गंगा घाटी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और अगर भोटिया की बात की जाए तो ये शांतिप्रिय हुआ करते थे। ये पशुपालन और व्यापार किया करते थे। कृषि नहीं कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र होंगे, वहाँ पे खेती तो हो नहीं सकती, तो ये लोग व्यापार करते थे। तिब्बत से सामान लाकर दक्षिण में बेचा करते थे। आपने उत्तरायणी कौतिक सुना होगा, जौलजीबी का मेला सुना होगा, तो ये लोग क्या करते थे, गर्मियों के टाइम पे तिब्बत जाके व्यापार करते थे और बाद में ये जो मेले लगा करते थे यहाँ पे उन सामान को जो तिब्बत से लेके आते थे उसे बेचा करते थे। ये घुमंतु होते थे और इनकी सामूहिक यात्रा को कूंच कहा जाता है इनकी भाषा में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो भोटिया लोग थे ये शिव के पूजक थे। इनके जो प्रमुख देवता है, जो वर्षा के देवता थे, उनको ये बोलते थे घूरमा, और व्यापार के देवता को क्या बोलते हैं, घबला। तो ये कुछ पॉइंट थे भोटिया जनजाति के बारे में। और तो ये हमने देखा उत्तराखंड की प्रमुख पुरा प्रजातियों के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिससे हम शुरू करेंगे उत्तराखंड के इतिहास का ऐतिहासिक काल, जिसमें हम कुड़िंद वंश यानी कि कुड़िंद शासकों के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।